आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर यहाँ देखो सामने बैठो अच्छे से, है ना, क्योंकि पीपीटी की तैयारी अलग रहती है। पीपीटी से बस एक नज़र देख लो और सुन लो, वो हमेशा याद रहता है। तो रिप्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम ही है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर प्लांट्स और एनिमल्स में 17 से 18 लाख तरह की बायोडाइवर्सिटी है। अलग अलग तरह के क्या हैं, जीव जंतु है ना। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट से पौधे और एनिमल से जंतु, जंतु हो या पादप हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो, या कोई भी सूक्ष्म जीव हो या कोई भी विशालकाय जीव, हर जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए। रिप्रोडक्शन करेगा। आज हम क्या है, होमो सेपियंस, और हमारे जैसे और रहेंगे तब हमारी जो होमो सेपियंस जाति है उसका अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए हर जाति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज बहुत सारे टाइगर है या डोडो एक पक्षी है, इस तरह के बहुत सारे जीव जंतु, ये इनका अस्तित्व भी खत्म हो गया है ना। डायनासोर का नाम सुना है, ये सिर्फ अब सुनने में रह गया, कल्पना रह गई कि ये हुआ करता था। अब इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, होता तो हम इसको देख लेते डायरेक्टली जाके, आंखों से डायरेक्ट, ये है डायनासोर, ऐसे इसके सींग रहते हैं, इतना बड़ा साइज है। अब हम इसको अज्यूम ही कर सकते हैं, मतलब कल्पना ही कर सकते हैं कि डायनासोर होता था, कि ये जो मंजिला है 3 मंजिला या इससे भी बड़ा आकार का होता था, बहुत सारे लोगों को खा जाता था, है ना। ऐसा सुनना पड़ता है हमको, पढ़ने को मिलता है, लेकिन अब हम देख नहीं सकते इसको। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसने, डायनासोर ने अपनी जाति का अस्तित्व बनाया नहीं रखा है, इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ऐसे और भी बहुत सारे जीव हैं जिनका अस्तित्व धीरे धीरे करके क्या है, दुनिया से खत्म हो गया। अब अगर हम चाहेंगे, बहुत सारे जीव ऐसे जो भारत में नहीं है, दूसरे देश में देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो भारत में है, ना ही किसी और देश में, किसी भी देश में नहीं है। अब उनको हम सिर्फ सुनने में मिलता है कि ऐसे जीव हुआ करते थे, लेकिन देख नहीं सकते डायरेक्टली, है ना। तो ऐसे जीवों को, हर जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की क्या परिभाषा है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस। हर ऑर्गेनिज्म क्या है, एक नया बच्चा या नए ऑफस्प्रिंग या नए संतान को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अपने ही समान अगली संतान को या अगले जीव को जन्म देता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन या जनन। ठीक है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। एक ऐसा जीव जिससे उसका बर्थ, जैसे आज जन्म हुआ और जब तक उसकी डेथ नहीं होती है ना, एक दिन जिस दिन डेथ हो जाती है, वो जन्म से लेकर डेथ तक की जो उसका समय है, इसको क्या बोलेंगे हम, लाइफ स्पेन, है ना, समय सीमा, जितना वो जीता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि जितने भी एक कोश के जीव हैं, है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इमोर्टल, मतलब जितने भी जीव हैं वो जन्म लेते हैं, वो सब मरेंगे। हमने पढ़ा है फिल्मों में, डायलॉग में, कहीं भी, जिसने भी जन्म लिया वो एक दिन मरेगा निश्चित ही, बोलते हैं कि नहीं? ये बात इनने पहले बोल दी है, लेकिन यहाँ इनने लगाया क्या, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा है, अमीबा क्या है, एक कोश की जीव है, लेकिन वो 1 से 2 डिवाइड करके बन जाता है। अब 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो जाएगा। अब 1 से 2, 2 से 4, 8 तो हो गया, लेकिन वो मर कहाँ रहा है? हमको पता है कि हमने जन्म लिया, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी, 60-70 में हो जाएंगे, इसके बाद मर जाएंगे, हो सकता है 100 साल तक जिए। लेकिन हम 1 में से 2 हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहा है। अमीबा 1 में से 2 हो रहा है, जैसे वो 1 से 2 हो जाता है उसकी लाइफ स्पेन पहले से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4, इसके बाद 4 तक पहुंचा, फिर डिवाइड हो गया 1 से 2, तो फिर 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी, मतलब एक नया जन्म स्टार्ट हो जाता है। उसकी कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती। किसकी? एक कोश की जीव, जिसका एक उदाहरण हम किसको ले लेंगे, अमीबा, है या नहीं? ये समझ आया कि वो अमर है, लेकिन अमर क्यों नहीं है? अगर हम वहाँ पे पॉइजन डाल दें, उस पानी में जहर डाल दें, तो वो मरेगा, मरेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर हाल में अमर रहे, है ना। इस कंडीशन में दवाई डालेंगे तो बहुत सारे एक कोश की जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली उनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होगी, है ना।
बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। कितने लोग रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं उस आधार पे रिप्रोडक्शन या प्रजनन किस तरह का होता है, दो तरह का, एक सेक्सुअल और एक सेक्सुअल। ठीक है, अब दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि बहुत सारे जो हमने एक सेंटेंस पढ़ा था दूसरा ही लाइफ स्पेन के बारे में, कि जन्म से लेके डेथ के बीच में जो भी समय सीमा रहती है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन। ठीक है, तो अब अलग अलग ये इनको लेके क्वेश्चन आते हैं कि किसकी कितनी लाइफ स्पेन है। जैसे एक रोज़ है, गुलाब का पौधा, उसकी लाइफ स्पेन कितनी है, 5 से 7 साल। राइस प्लांट है 3 से 7 मंथ। बेनियन ट्री है 400 प्लस, 400 से ज़्यादा सालों तक रहेगा ये। बनाना ट्री है 2 से 3 साल तक। डॉग है 22 साल से ऊपर, है ना, 22 साल के आसपास। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, जो तितलियाँ उड़ती हैं वो 1 से 2 वीक तक जिंदा रहती है। फ्रूट फ्लाई जानते हो, ड्रोसोफिला, है ना, केले लेना, छिलका रहना, बाहर रख देना, उस पर बहुत सारे फ्रूट फ्लाई देखने को मिल जाएंगे। एक डब्बे में रख देना आप, है ना, छोटे छोटे, उनको एक कांच के ग्लास में या कांच के जार में रख दो आप, केले को थोड़ा सा टुकड़ा, बहुत सारे फ्रूट फ्लाई तुमको देखने को मिल जाएंगे और आसानी से ऑब्जर्व करोगे। इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए। मटर के पौधे पे जेनेटिक्स का स्टडी ज़्यादा हुआ है ना, पौधों में। ड्रोसोफिला में जेनेटिक्स का स्टडी जंतुओं में ज़्यादा हुआ है ना। जब आप पढ़ोगे इसका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस तब ये इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। फ्रूट फ्लाई, पैरोट जो तोता है उसकी उम्र कितनी है, 140। क्रोकोडाइल की कितनी है, 60 साल, है ना, इसके आसपास। हॉर्स घोड़ा है उसकी 40 से 50 साल। टॉर्टॉइस कछुए की कितनी है, 100 से 150। कौवे की कितनी है, 15 साल। गाय की कितनी है, 22 साल। एलिफेंट की कितनी है, 50 से 70 साल। ये एक अलग अलग तरह के जीवों की लाइफ स्पेन है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे MCQ आ जाते हैं, चाहे वो नीट हो या हमारा 12th का एग्ज़ाम हो या 11th का हो या कोई टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग का हो, है ना, तो ये जनरली पूछ लेते हैं ऐसे ही। या नॉर्मल सा कोई भी साइंस का जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये थोड़ा सा इनमें से कोई भी उठा के पूछ लेते हैं कि बेसिक लोगों के जो बच्चे पेपर देने आए उनको कितनी जानकारी है साइंस के बारे में, तो इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2 तरह के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे हम, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो हम सबसे पहले आप किसके बारे में पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट। तो ये ऐसे जीव का जनन है जहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स या एक ही जो भी मेन मुख्य कोशिका या जीव रहेगा जिससे संतान उत्पन्न होगी, एक ही पर्सन, है ना, यहाँ पे 2 जीव भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इट इज़ सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऐसे जीवों में दिखेगा जो यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव है ना, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होगा, वो चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों, है ना। बहुत सारे क्या बोलते हैं, क्लोरेला, है ना, बॉलबॉक्स, ये एक कोशिकीय पौधे होते हैं, उनमें ये देखने को मिलेगा। बहुत सारे जीव जैसे अमीबा वगैरह है, एक कोश की जीव है, पैरामीशियम है, उनमें ये देखने को मिलेगा। इनसे मिलते जुलते और भी बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड टू देयर पेरेंट्स, सच मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन। क्लोन शब्द सुना है, क्लोन नहीं सुना है कि मैंने अपने जैसा क्लोन बना दिया, हमने ऐसा क्लोन बना दिया। सबसे पहला क्लोन किसका बना था, डॉली नाम की एक काऊ, डॉली था या रोजी था, एक काऊ का नाम था जो उसकी जैसी क्लोन बनी। पहले बोलते थे, कुछ समय पहले चलता था कि अब्दुल कलाम जी को उनके जैसा क्लोन बना देना चाहिए, अमिताभ बच्चन बूढ़ा हो रहा है तो उनके जैसा क्लोन बना दो, ऐसा सोचते हैं ना। एग्जैक्ट सेम कॉपी जो बनाना वो क्या बोलते हैं, क्लोन, है ना। अब एक तरह से ये देखने को मिलेगा, रोज़ प्लांट जो रहता है, रोज़ प्लांट की डंडी काट करके हमने उसको लगा दिया तो वो उसका क्लोन है कि नहीं। उसी तरह जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नया जीव बना उसको हम क्या बोलेंगे, उसका क्लोन।
क्यों? क्योंकि अगर दो जीव रहेंगे, दोनों के क्रोमोसोम मिलेंगे और नया वेरिएशन आएगा तो कुछ नया बनेगा। लेकिन जब एक ही पेरेंट रहा और एक ही पेरेंट से नया जीव आ रहा है तो सारे के सारे जीन उसमें वही हैं। कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो नहीं हुआ परिवर्तन तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी जीव बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोन। हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आ जाएगा फिशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, 3 तरह के हो गए। इसके बाद फिशन में देख लेंगे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, 2 तरह के हो जाएंगे, है ना। बाइनरी फिशन में तो अमीबा जैसे 1 से 2 हो रहा है, और मल्टीपल फिशन में इसका शायद वो युगलिना आ जाएगा ना, एक साथ बहुत सारे। या एक सिंपल सा एग्जांपल है, मलेरिया हमको होता है, प्लाज्मोडियम मच्छर के द्वारा ब्लड जब हमको शक करता है हमारे ब्लड में जाता है और एक साथ बहुत सारे बनते जाते हैं, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? मल्टीपल फिशन का, एक साथ बहुत सारी कॉपी बनना। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम फिशन देखेंगे। इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड सेल डिवीजन इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स, प्रोटिस्ट एंड मोनेरल्स। फिशन इज 2 टाइप्स। इसमें क्या है कि जो भी पेरेंट सेल है, पादप कोशिका है, पादप नहीं मतलब पेरेंट्स, एक तरह से क्या बोलेंगे, जैसे पैतृक कोशिकाएं, मतलब हमें हमारे पिता, माता पिता है ना, तो उसमें जैसे पिता की जो कोशिकाएं हैं, है ना, जिससे वो नया जीव बन रहा है, उनसे क्या वो 2 या ज़्यादा में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जैसे किस में होता है ये? प्रोटिस्टन, मोनेरल्स। प्रोटिस्टा ग्रुप के कुछ जीव हैं, हमने पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन कौन से हैं वो 5 किंगडम में? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, पढ़ा ना। तो वो प्रोटिस्टा और मोनेरा, उनमें जो जीव आते हैं उनमें ये डिवीज़न होगा इस तरह का, है ना, 2 या ज़्यादा इंडिविजुअल जन्म लेते हैं उसमें। बाइनरी फिशन में आगे देखेंगे, मतलब 1 से 2, जैसे ये अमीबा में हो रहा है ना, ये जो हो रहा है ये बाइनरी फिशन का। मल्टीपल फिशन दिख रहा है इसमें, प्लाज्मोडियम, अमीबा, इसी का चर्चा किया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। मल्टीपल फिशन इन अनसिस्टेड अमीबा, ये अनसिस्टेड अमीबा है तो इसमें भी मल्टीपल फिशन है। नॉर्मल ये अमीबा है, इनमें बाइनरी फिशन है ना। डायरेक्ट एग्जांपल देख के सामने नज़र आ रहा है चित्र के थ्रू, तो इनमें क्या हो रहा है? मल्टीपल फिशन इसमें, और इसमें बाइनरी फिशन, जैसा इसमें कहा गया। तो वही हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 इंडिविजुअल अमीबा एंड पैरामीशियम। इसमें अमीबा पैरामीशियम कोई भी पादप पैतृक कोशिका है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। 1 से 2 बनेंगे तो क्या बोलेंगे हम? बाइनरी फिशन। जब 1 से 2 बनेंगे तो बाइनरी फिशन और 1 से जब बहुत सारे बनेंगे तब हम किसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिशन। इट इज़ द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू मैनी इंडिविजुअल। प्लाज्मोडियम और अमीबा में होता है ये, और ये अमीबा पैरामीशियम में होता है। बस ये हमको याद रखना है ना। इससे सिंपल ही आ गया, 1 से 2 बनेगा तो बाइनरी फिशन, और 1 से बहुत सारे बनेंगे तो मल्टीपल फिशन। इसी को परिभाषा अपने हिसाब से लिख दो, एग्जाम्पल यही लिखना है जो चित्र में दिख रहा है। आ गया साफ साफ समझ? अब आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉ इट्स pseudopodia and secretes a 3-layer hard covering cyst around its cell. It is called encystation. अब जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन कैसी? जैसे कि अब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, हम जिंदा नहीं रह सके, मुश्किल होती है, पानी ज़्यादा निकलेगा स्किन से पसीने के रूप में, हमारी कोशिकाएं या हमारी बॉडी कैसी होगी? डिहाइड्रेटेड ऐसा जिसमें पानी की हमारे शरीर में मात्रा कम हो जाती है। उस तरह से सर्दी ज़्यादा बढ़ गई, हमारे शरीर से क्या बॉडी का तापमान को अगर कंसंट्रेट करना मतलब मेंटेन करना है तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, बॉडी गर्म रहेगी। अब आजू बाजू की हवा ठंडी रहेगी तो वो यहाँ टच होगी, और ये जो हीट इसको मेंटेन करना है तो ये ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करेगी और हीट लेवल या टेम्परेचर मेंटेन करेगी अपने शरीर का, है ना। तो इस तरह से जो अनफेवरेबल कंडीशन है
उसमें अमीबा क्या करता है इसके सूडोपोडिया को आगे बढ़ा देगा। ये इस तरह के जो होते हैं सूडोपोडिया रहते हैं, इनको आगे बढ़ाएगा। एंड सेक्रेट 3 लेयर हार्ड कवरिंग, और इसमें क्या करेगा 3 लेयर 3 कोशिका 3 परतों वाला एक हार्ड कवरिंग बना देगा, है ना। इसको क्या बोलेंगे इंसिस्टेशन। जैसे ये नाखून है ये सख्त रहते हैं, इस तरह से जो शंख रहता है वो भी एक तरह से हार्ड कवरिंग है। मोलस्कन जीव जो होते हैं बहुत ही क्या रहते हैं नाजुक रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, नरम रहते हैं। उनको कोई भी जीव क्या कर लेगा खा लेगा। समुद्र बहुत बड़ा है, उनसे बड़े जीव है, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे वो अनफेवरेबल कंडीशन या अपने आप को सुरक्षित बचाए रखने के लिए क्या करेंगे वो हार्ड कवरिंग डेवलप कर लेते हैं, जिससे उनको कोई नहीं खाता। जैसे ही वो मैच्योर हो जाएंगे तो वो उसको छोड़ देंगे। उसको जब नदी किनारे आ जाएगा, सागर किनारे आ जाएगा, तो उस संग को उठा के हम ले आते हैं और मंदिरों में बजाते हैं या इस तरह की चीज़ें अपने पास रखते हैं। ठीक है। अंडर फेवरेबल कंडीशन एंसेस्टेड अमीबा अंडरगोज मल्टीपल फिशन टू गिव मैनी माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडिया। जब अब ये तो तब की बात है जब परिस्थिति उसके विपरीत रही। अब जब परिस्थितियाँ उसके अनुकूल रहेंगी, मतलब जैसे अब नॉर्मल तापमान है वो दिक्कत नहीं है। ज़्यादा तापमान होता, बहुत ज़्यादा तापमान, तो पसीना टपकता रहता, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता, ये पंखा नहीं चल रहा होता, है ना। तो हम बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाने की कोशिश करते किसी तरह से। कपड़े उस तरह से पहनते हैं जिसमें गर्मी कम से कम लगे, है ना। इस तरह की चीज़ें खाते जिससे हमारा शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे, है ना। जैसे ककड़ी वगैरह सलाह, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते, है ना, अपने आप को ज़िंदा रखना। अब जब तापमान सब अनुकूल है, पानी वानी सब है, खाना पीना बराबर मिल रहा है, तब क्या होगा उस तरह की कंडीशन में एंसेस्टेड अमीबा ये क्या करेगा मल्टीपल फिशन करेगा, बहुत सारा डिवीज़न करेगा, एक साथ बहुत सारे नए जीव बनाएगा। और क्या करेगा माइन्यूट अमीबा, छोटे छोटे अमीबा देगा, है ना। बहुत सारे डिवीज़न करेगा, बहुत सारे अमीबा बनाएगा और छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बनाएगा। और सूडोपोडिया, और सूडोपोडिया जैसे सूडो मतलब झूठे, पोडिया मतलब क्या होता है पैर, ना, नकली दिखने वाले पैर। जैसे इसमें थोड़ी देर बाद ये बदल गया इसका शेप, हमेशा ऐसा है क्या, अब आगे निकल गया। ये चलने का भी काम करेगा, भोजन को भी कैप्चर करने में काम करेंगे। द सिस्ट बॉल बर्स्ट आउट एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड टू ग्रो अप इनटू मेनी अमीबा। दिस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। जैसे ये सिस्ट है, ये फट गया और इसमें बहुत सारे ये निकल गए, क्या निकल गया ये सूडोपोडिया। इस तरह से जैसे चाहे वो फंजाई का कोई हो या अमीबा का हो, इनके बॉडी से ये बहुत सारे जीव जो निकलते हैं रप्चर होकर ये लेयर, इसको क्या बोलेंगे स्पोरुलेशन, है ना। इस कंडीशन क्या बोलेंगे स्पोरुलेशन। अब आगे इन दिस ए बर्ड अपीयर्स एंड ग्रो इन द पेरेंट बॉडी। आफ्टर मैचुरेशन इट इज डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा स्पंज ईस्ट। इस तरह के कोई भी जीव है, हाइड्रा में है ये, है ना। इसमें एक बर्ड निकली और ये बर्ड धीरे धीरे क्या हो गई डेवलप होती गई और पूरी तरह से मैच्योर हो गई, परिपक्व हो गई। तो ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और अलग जगह पे गिर के अपना अलग तरह से भोजन जीवन निर्वाहन करने लगे, और फिर उसमें से कोई बर्ड निकलेगी, नया जीव बन जाएगा, होगा कि नहीं। उस तरह से ये जो हाइड्रा है इसमें से बर्ड निकली, ये अलग बन गया, है ना। ये जेम्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पंज की बॉडी में है, ये जेम्यूल। इन जेम्यूल में से क्या होता है एक नया जीव बन रहा है। ये पानी वानी है क्या तो स्पंज में जेम्यूल से होता है, हाइड्रा में बर्ड से। इस तरह से अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से नया जीव बनता है और उसके बाद ये अपनी लाइफ सरवाइव करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ये समझ आ गया। वही हाइड्रा था, उसमें वो जेम्यूल बर्डिंग के थ्रू हो रहा था। अब यही हाइड्रा में एक दूसरी टेक्निक से रिप्रोडक्शन होगा। इन दिस द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू ए
एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग हाइड्रा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये हाइड्रा की बॉडी है और इसमें 2-3 भागों में ये टूट गई और हर भाग से एक प्रॉपर क्या बनेगा, हाइड्रा, एक न्यू हाइड्रा, कंप्लीट हाइड्रा विकसित हो गया, है ना। तो ये विधि को क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन या विखंडन विधि, है ना। ये प्लेनेरिया है, ये हाइड्रा है, प्लेनेरिया भी टूट गया 3-4 भागों में और एक नया, हर टूटे हुए भाग से एक नया प्लेनेरिया बन गया, ठीक है। It is the production of offspring from vegetative propagation propagules in plants. Vegetative propagules are unit of vegetative propagation. इनमें क्या है, जो भी कायिक भाग हैं, है ना, फूल वगैरह ना हो, जैसे तना हो गया, जड़ हो गया, है ना, पत्ती हो गए, इन तना जड़ पत्तियों से इस तरह से, जैसे आलू है इसमें से ये आँख निकलती है, आई बोलते हैं, आई वाइट निकलती, जिंजर है इनमें ये आए हैं, यहाँ से डेवलप होकर एक नया अदरक, नया आलू, और ये जो ब्रायोफिलम की पत्ती है नया ब्रांच बन गया, इसको क्या बोलेंगे, बुलबिल। बुलबिल एगेव है, तो यहाँ से एक नया बन गया, इनमें से ब्रांच निकल के नया पौधा विकसित हो गया। यहाँ अलग है ऑब्सेंट, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, इसमें से भी इस तरह से नए नए ब्रांचेस निकल गए। तो इस तरह से इनके फूल ना होके, है ना, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ना होके, जैसे तना हो गया, पत्ती हो गया, जड़ हो गया, इनसे नया पौधा विकसित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक प्रवर्धन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ थी। अच्छा, इनमें डिटेल में और बोलते हैं कि आलू में किसके द्वारा, बर्ड के द्वारा, राइजोम किस में होता है, ये एडवेंटिशियस बर्ड, बुलबिल, वही है, यही सब, है ना। तो बस ये हमको याद करना है, याद रखना है विथ एग्जाम्पल। वर्ड आइज के थ्रू रिप्रोडक्शन किस में होगा, पोटैटो में। राइजोम के थ्रू रिप्रोडक्शन किस में होगा, बनाना और जिंजर, बनाना केले का पौधा और ये अदरक। बर्ड एंड राइजोम अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, द नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। इस तरह से ये नोड्स वगैरह हैं, इनमें से, है ना, जैसे बांस का पौधा देखा ही होगा, बीच बीच में उनमें गठान टाइप की रहती है, तो उनको क्या बोलेंगे, नोड। तो वहाँ से उनमें से नया ब्रांच निकलती है, उसमें से नया पौधा विकसित हो जाता है। हाँ, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना लगाते ना ऐसे ही काट के, तो ज़रूर नहीं है कि बनाना वो उसमें से वो रहे, बांस में ज़रूर नहीं है, बेम्बू में वो काट के लगाएं, वो काट के अपन किस में लगा सकते हैं, गन्ने में, है ना, बांस का अलग तरीका है। तो ये वो मैं तो उसको क्या बोल रहा था, नोड बताने के लिए, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक नोड, ये बीच का इंटर नोड, ये नोड है, ये इंटर नोड, ठीक है, वो बताने के लिए। तो इनमें से ये इस तरह से ये निकलता है और इसमें से एक नया पौधा फिर विकसित हो जाता है, ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड और ब्रायोफिलम, ये ब्रायोफिलम की लीव है ना। तो इसमें से एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती है, एक साथ बहुत सारी बर्ड्स निकलने लगी, ये पहले तो छोटी छोटी बर्ड निकलेंगे, फिर बड़ा सा पौधा बन गया, फिर सेपरेट होकर ज़मीन पे लग जाएगा, नया पौधा विकसित हो जाएगा। बुलबिल ऑफ एगोव, बुलबिल जो है उसमें एगोव एग्जाम्पल है उसका। ऑफसेट और बटर हाइसिंथ, तो बटर हाइसिंथ में ये ऑफसेट निकले हैं। रनर, सकर, ट्यूबर, बल्ब, है ना। तो इन सब में भी इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही चल रहे हैं आगे, और देखते हैं अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स। अभी तक जो देख रहे थे पहले जो एग्जाम्पल थे उसमें ऊपर वो क्या थे, पौधों वाले एग्जाम्पल थे, जो पौधों के अंतर्गत आएंगे प्लांट किंगडम में, है ना। अब जो एग्जाम्पल दिए इन्होंने ये जंतु वाले दिए ज़्यादातर, है ना, जो जंतुओं में वाले ग्रुप में आएंगे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो स्पोर्स मतलब जंतु से जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे स्पोर्स हैं। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर इन सम एल्गी एंड प्रोटिस्ट, कुछ अच्छा एल्गी तो पौधे में ही आएगा, प्रोटिस्टा में भी एल्गी प्रोटिस्ट जंतु और पादप दोनों आ जाएंगे। ये क्लेमाइडोमोनास, ये भी पौधों में ही आएगा, है ना, क्लेमाइडोमोनास हो गया। कॉनिडिया एंड पेनिसिलियम, तो ये पेनिसिलियम में जो बोलते हैं ये जो छोटे छोटे, इनको क्या बोलेंगे, कॉनिडिया, है ना। और
और ये क्लेमाइडोमोनास, ये छोटे छोटे ये निकल रहे क्लेमाइडोमोनास, है ना। इन्हीं को क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स, है ना। ठीक है। कोनेडिया किसका एग्जाम्पल है, किसमें देखने को मिलेगा, पेनिसिलियम। जब भी ये सही जोड़ी मैच द कॉलम होगा तो याद रखना कोनेडिया को किससे मैच करना है, पेनिसिलियम से, और जेम्यूल को किससे करना है, स्पंज। ये जो है ये किसका एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं, जेम्यूल। किस में हो रहा है ये, स्पंज। स्पंज किस में आता है, जंतुओं वाले, जो भाग है जंतुओं का, है ना, पढ़ा होगा ना तुमने एनिमल किंगडम। किससे शुरू होता है, पहला प्रोटोजोआ पहले होता था। आप क्या बोलते हैं पहला, प्रोटोजोआ सीलेंट्रेटा से होता है या उससे पहले, जो पहला ही ग्रुप है उसका है स्पंज जिसको बोलते हैं, ना, याद रखना। इसीलिए ये क्या है कि पहले तुमको 11th में जो स्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने, पहला ही यूनिट क्या है, क्लासिफिकेशन कर दिया। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लो, वायरस के बारे में पढ़ लो, पौधों के बारे में पढ़ लो, जंतु किंगडम के बारे में पढ़ लो, है ना। तो सारा क्लासिफिकेशन भी करवा दिया, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल, चित्र वगैरह पहचान हो गया। तो अब ये चीज़ें समझने में आसानी रहती है। अगर 11वीं अच्छे से पढ़िए तो 12वीं की ये चीज़ें समझ आएगी, और हमने वहाँ नहीं पढ़ा तो ये चीज़ें फिर कनेक्ट करने में दिक्कत आती है ना। इसलिए ये चीज़ें पहले थोड़ा थोड़ा रफली याद होना चाहिए हमको, क्लासिफिकेशन पूरा पहली यूनिट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉमन मेथड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड फंजाई। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड है जिसमें सिर्फ एक ही जीव से नए जीव बनते हैं, तो ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलेंगे, एल्गी और फंजाई में। किसमें, शैवाल और जो फंगस पपून वगैरह है उसमें देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी जो विपरीत परिस्थिति आती हैं, है ना, जैसे हमको रहने के लिए गर्मी में ही दिक्कत हो रही, तो उसमें हम अलग तरीके से जीवन अपने आप को ढाल लेते हैं अलग तरीके से। उस तरह से कुछ ऐसी परिस्थिति जब क्रिएट हो जाए जो विपरीत हो गई, तब ये क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड अपनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग भागों से विकसित होंगे, दो अलग अलग स्पोर्स, उनके द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा और फिर नए जीव विकसित होंगे, है ना। तो उस कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये क्या करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअली, बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हायर ग्रुप के जो पौधे हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, है ना, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये सिर्फ ज़्यादातर क्या करते हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर लेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव भी कर लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेंगे। लेकिन जो एनिमल है, ज़्यादातर जो जीव हैं, है ना, जंतु, उनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। दो जीव भी रहेंगे, एक मादा और एक पुरुष, दोनों अलग तरह से भाग लेंगे और ये अलग तरह से नए जीव का उत्पत्ति करेंगे, है ना, एक अलग मेथड से करेंगे जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, है ना। यहाँ पे दो पैतृक कोशिकाएं भाग लेंगी, दो पैतृक जीव भाग लेंगे, है ना। एसेक्सुअल में क्या, सिर्फ एक ही जीव से छोटा सा चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा, है ना, ज़्यादा देर नहीं। ये हमने, है ना, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा पहला वाला। ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था पूरी कहानी। अब ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कहानी है। तो इसमें क्या है, इट इज़ द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। इसमें दो अलग अलग, जैसे मादा और पुरुष, दो अलग अलग जीवों के क्या मिलेंगे, गैमीट्स। और गैमीट का जब फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इसको हिंदी में निषेचन बोलते हैं। इसके बाद कोई नया जीव बनता है तो उसको वो क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग, है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि सेम इंडिविजुअल का भी हो सकता है और अलग इंडिविजुअल का भी हो सकता है, अलग जीव के भी हो सकते हैं ये गैमीट। जैसे कि एक कॉकरोच नहीं, एक अर्थवॉर्म है, उसमें एक ही अर्थवॉर्म में दो तरह के गैमीट बनते हैं एक ही जीव में। दो अर्थवॉर्म एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं। और कुछ जीवों में क्या होता है कि एक ही जीव, अलग अलग जीव रहते हैं स्पेसिफाइड। इट रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंग्स देमसेल्फ। इससे क्या मतलब समझ आया कि जो भी इसमें नया जीव जो बना, नया संतान, वो ना तो पूरी तरह से पिता से मिलेगा, पेरेंट सेल से, मेल से,
ना ही माता से मिलेगा। उसमें कुछ नया वेरिएशन आएगा, विविधता आएगी। कुछ पेरेंट्स का, पिता का, किसी का आंखें पिता पे चली जाएगी, किसी के कान, किसी के बाल, किसी का स्किन टोन, है ना। ये कुछ कैरेक्टर पिता पे चले जाएंगे, कुछ माता पे, कुछ हो सकता है दादा के आ जाए, कुछ दादी के, है ना। इस तरह का वेरिएशन मिलेगा। वो पूरी तरह से सेम कॉपी नहीं रहेगा, ना पिता की ना ही माता की। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ चित्र दिए दिखाने के लिए। It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. The period of growth to reach in maturity for sexual reproduction is called the juvenile phase. In plants it is called vegetative phase. ये जो प्रक्रिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ये क्या है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे होता है, इसमें टाइम लगता है। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अमीबा से, 1 से 2 बनने में कितना फास्ट हुआ। वहीं अगर बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देखेंगे, ईस्ट का देखेंगे, उसका तो 90 मिनट में एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, बहुत फास्ट रहता है ना। अगर हम ये इसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में क्या रहेगा, बहुत ही स्लो रहेगा, मतलब धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया। और अगर हम इसमें देखेंगे कि बर्थ से लेके इस रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचने में इसमें जो समय रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज, है ना, जंतुओं में। और प्लांट में इसको क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव फेज, कायिक अवस्था, है ना। बच्चे को रिप्रोडक्शन या संतान उत्पन्न करने की जो उम्र बढ़ती है, उस अवस्था तक पहुंचने में जितना भी समय लगता है उसको क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज। ये हर जीव की अलग अलग ही है, जैसे लाइफ स्पेन अलग अलग होती है, तो हर जीव की ये जुवेनाइल फेज अलग अलग रहती है, चाहे वो पौधे की हो चाहे जंतुओं की हो। ठीक है, इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग इंडिकेट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। एनुअल और बाइनियल प्लांट शो clear cut vegetative, reproductive and senescent phase. In perennial plant these phases are very difficult to identify. जो भी हायर बड़े ग्रुप के पौधे हैं, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या पढ़ा है, थैलोफाइटा, जिसमें आते हैं शैवाल, एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इसके बाद एंजियोस्पर्म, है ना। तो ये जो शुरुआती पढ़े हमने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनमें किसी में भी, ये 4-5 ग्रुप में किसी में भी फूल देखने को नहीं मिलते किस में है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म के जो भी ग्रुप है, मोनोकॉट, डाइकॉट, जो ज़्यादातर जितने भी पौधे दिखाई देते हैं हमको, क्या है वो, एंजियोस्पर्म। तो उन एंजियोस्पर्म में ही ये फूल देखने को मिलेंगे। और जब ये फूल देखने को मिलते हैं तो समझ लो इनमें रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्शन वाली अवस्था चालू हो गई है ना। वो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है। एनुअल बाइनियल प्लांट शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो एक वर्षीय पौधे हैं, है ना, जो बहुवर्षीय पौधे हैं, उनमें ये वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज ये क्लियर दिखता है। वेजिटेटिव फेज फूल आने से पहले तक की अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज फूल आ गया फल लगने तक की, है ना। इसके बाद जो सेनेसेंट, जो आखिरी जो पौधा मतलब ढलान, जैसे हम मनुष्य में देखेंगे जो बुढ़ापे वाली अवस्था, इसको क्या बोलेंगे, सेनेसेंट अवस्था। तो ये एनुअल और बाइनियल प्लांट में हम क्लियरली ये चीज़ हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी कौन सी अवस्था चल रही है, वेजिटेटिव अवस्था चल रही है या रिप्रोडक्टिव वाली अवस्था चल रही है या सेनेसेंट अवस्था चल रही है। ये हम मनुष्य में भी देख सकते हैं और पौधों में भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे पौधे जैसे एनुअल हो गया, बाइनियल प्लांट हो गया, एक वर्षीय पौधा या बहुवर्षीय पौधा। अब अगर हम कोई छोटा मोटा पौधा दे लें जो एल्गी है, थैलोफाइटा, तो उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि उनमें जिनमें फ्लावर है तो क्लियर हम देख सकते हैं कि फ्लावर आ गए, मतलब ये वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया, है ना। इससे पहले ये नॉर्मल था, ठीक है। इन पेरिनियल प्लांट्स दीज फेसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। पेरिनियल जो बहुवर्षीय हैं, जैसे हमने पढ़ा बरगद का पौधा 400 साल, हमारी उम्र कितनी है
50-60 साल। एक काम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम साल भर तो एक किताब पे फोकस नहीं कर पाते पढ़ने में। हम 60 साल 70 साल जीवन भर उसमें कैसे ऑब्जर्व करेंगे बरगद के पेड़ में कि अब ये बरगद के पेड़ में फ्लावरिंग होगी, अब इससे नया पौधा बनेगा। हमारे जैसे को 4-5 जन्म लेना पड़े। हमको अगर एक पौधे पे करना है तो अपनी थीसिस लिखेंगे पूरी बचपन से लेके डेथ तक। फिर एक नीचे 2-3 असिस्टेंट बना के रखना पड़ेगा कि ये मैंने इतने सालों तक ऑब्जर्व किया, अब तुम ये करना, तुम जब तक मरो नहीं। अगर इतने में वो समझदार निकल गए, बोले मैं क्या पागल हूँ, तुमने भी जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया, अब मैं भी यही करूँगा, कोई दूसरा काम करूँगा। तो बहुवर्षीय पौधों में ये चीज़ आइडेंटिफाई करना, पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे अगर 1 वर्षीय पौधा है ना, 2 वर्षीय पौधा है, तो इनमें आसान है, कोई भी देख लेगा। अगर जैसे गेहूं का पौधा है, मटर का पौधा है, आपने ही खेत में लगाओ, आपने पता रहेगा कि इतनी तारीख को हमने इसको खेत में बोया था, इतने दिनों में इसमें फ्लावर आ गए। तो ये जो अवस्था है ये क्या थी, वेजिटेटिव फेज। अब इसमें फूल आ गए, फल लगने तक, गेहूं के दाने लगने तक, ये अवस्था क्या हो गई इसकी, रिप्रोडक्टिव। इसके बाद इसमें जो सूखने लगा बाल गेहूं का पौधा, तो ये क्या, कौन सी अवस्था आ गई इसकी, सेनेसेंट, है ना। ये ऑब्जर्व करना आसान है। बहुवर्षीय पौधा हो गया, 400 साल 500 साल वाला पौधा, तो उनमें ये चीज़ें क्या होती है, बहुत डिफ़िकल्ट रहती है आइडेंटिफाई करना, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेटेंट फेज। ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें, इसका एक दो बार नीट पे आया है क्वेश्चन। सम प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग, मतलब बहुत कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को मिलती है। कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे गेहूं का पौधा हमने लगाया, एक निश्चित समय के बाद उसमें फूल आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर देखेंगे हम बैम्बू, बांस का जो पौधा है, स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई। बांस का जो पौधा है 50 से 100 साल तक जिएगा, 100 साल तक, लेकिन एक ही बार इसमें फूल लगेगा, पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार फूल आएगा इसमें। ठीक है। और बहुत सारे फूल इसमें बनेंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, बहुत सारे फ्रूट इसमें बनेंगे और मर जाएगा। स्ट्रोबलेंथस कुंतियाना, स्ट्रोबलेंथस ये कुंतियाना नाम का ये पौधा है, और ये 12 साल में एक बार फूल आता है इसमें, 12 साल में एक बार, हर साल इसमें फूल नहीं आएगा। ठीक है। ये 2 चीज़ याद रखना है, ये आता रहता है, 1-2 बार आया भी है नीट के पेपर में। In animal, juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. Birds living in nature lay egg only seasonally. However, birds is in captivity. Poultry can be made to lay eggs throughout the years. ये समझ आया कि बहुत सारे जो जीव हैं उनमें जुवेनाइल फेज, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रियर टू रिप्रोडक्टिव फेज, अंडे देने की अवस्था में पहुंचने से पहले बहुत सारे इनमें मॉर्फोलॉजिकल शरीर में होने वाले परिवर्तन आते हैं, है ना। फिजियोलॉजिकल शरीर में एक्टिविटी में अलग अलग परिवर्तन आते हैं, है ना। तो इनमें अलग अलग, और इनका उस एक्टिविटी और परिवर्तन के कारण इनका क्या व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। ठीक है। अब जैसे कि हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स को क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कैप्टिविटी कैद करके भी रखते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म में देखा है हमने, बर्ड्स को लोग कैद करके भी रखते हैं पोल्ट्री फार्म में, है ना, अंडे देना वगैरह। इसके बाद ये क्या करते हैं, पूरे साल भर क्या करेंगे, या तो ये सीजनली अंडे देंगे या पूरे साल अंडे देते हैं। हर जीव का अलग अलग वो रहता है, कुछ अंडे सीजनली देते हैं कि इस पार्टिकुलर सीज़न में अंडे देंगे, कुछ साल भर। वो हर जीव का अपना अपना है ना। मुर्गी पालन वो अलग होगा, बर्ड्स होगा तो उसका अलग है। हर जीव, हर पक्षी का अपना अपना स्टाइल है लाइफ का, कब उसको एग देना है, कब उसको सीजनल एग देगा या एनुअल साल भर अंडे देना है, उनका अपना अपना लाइफ स्टाइल रहेगा हर जीव का। जैसे कि अभी हमने 2 पौधों के बारे में पढ़ा था, बांस का पौधा पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करेगा, दूसरा स्ट्रोबलेंथस कुंतियाना 12 साल में एक ही बार फूल आएगा, है ना। तो सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है। अब फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट cyclical changes in the ovaries, accessories, duct and hormones during reproductive phase. अब जो भी प्लेसेंटल मैमल, जिनमें प्लेसेंटा बनता है मैमल्स में,
उनमें क्या है साइक्लिक चेंज होते हैं, एक साइकिल में चेंज होते हैं उनके ओवरीज में, है ना। एसेसरी डक्ट उन हार्मोन का लेवल के ऊपर भी रहता है, कुछ बहुत सारे हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ होता है, LH हो गया, FSH हो गया, उसके अलावा और भी ऑक्सीटोसिन है, बहुत सारे हार्मोन है, उनका कोलैबोरेशन सही है तो उनमें साइक्लिक चेंजेस होता है। अगर इनका हार्मोन लेवल डिस्टर्बेंस होगा तो इनका चेंजेस में थोड़ा सा कुछ अलग परिवर्तन हो जाएगा जो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। द साइक्लिकल चेंजेस इज कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स, काउ, शीप, रेट, डियर, डॉग, टाइगर एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। तो ये दो तरह के ये साइक्लिकल चेंज होते हैं। एक स्ट्रेस साइकिल होता है जो एक तरह से सीजनल रहेगा, साल में एक बार, जैसे काऊ हो गया, शीप हो गया, रेड डियर, ये साल में एक बार बच्चे देंगे, है ना, एक बार ही इनको बच्चे देने का वो समय मिलेगा। बाकी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहेगा प्राइमेट्स में, ये इस तरह के जीवों में ये क्या रहेंगे, मंकी, एप, इनमें ये साल भर साइकिलिंग मतलब मंथली रहता है कि मंथ में कभी भी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। ये चित्र भी दिख रहा है अलग अलग जीवों का। वहीं बेस्ड ऑन ब्रीडिंग सीजन मेमल्स आर टू टाइप्स, जो ब्रीडिंग सीजन है जनन करने की क्षमता उसके आधार पे क्या है, मेमल्स दो तरह के होते हैं। एक होता है सीजनल ब्रीडर, द मेमल्स लिविंग इन नेचुरल कंडीशन एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। तो ये क्या है, फेवरेबल सीजन में क्या करेंगे, तो ये नेचुरल कंडीशन में ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। Continuous breeder, they are reproductively active throughout their reproductive phase। जिनका भी जो रिप्रोडक्टिव फेज है, अवस्था है, उसमें ये लगातार रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव बने रहते हैं, ठीक है। ये जो जीव है सीजनल ब्रीडर हैं, पार्टिकुलर समय पे ये ब्रीड करेंगे, बच्चे देंगे, और ये साल में इनका जो भी टाइम पीरियड है कभी भी वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग जीव है, जिस जीव को लेना है एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने एक बहुत सारी सब्जियां वगैरह लगाते हैं, बहुत सारे अलग अलग कीड़े आते हैं, उनका भी अलग अलग पेड़ का वो रहता है सीजन। जैसे गेहूँ की फसल बोई तो उस पर जो इल्लियाँ आती है उनका अलग टाइम पीरियड है, उस समय अंडे देंगे। सोयाबीन का है, सोयाबीन का जैसे पौधे लग गया तो उसमें बहुत सारे कीड़े आ गए, वो पहले अंडे मिलेंगे, अंडे से निकल के इल्लियाँ से उनको बोलते हैं लार्वा, प्यूपा, और एडल्ट हो जाते हैं, जो फिर फुद्दियाँ आ जाती। तो वो क्या है कि अभी इस समय वो खेतों में रहेंगे अंडे वाली अवस्था में, उसको क्या बोलेंगे, मोनोपोज। मतलब अब ना तो ये बढ़ रहा है, ना सांस ले रहा है, ना कुछ। जैसे वायरस के बारे में पढ़ा है ना, शरीर के बाहर रहेगा तो वो कैसा रहेगा, डेथ की तरह, ना तो वो सांस लेगा, ना रिप्रोडक्शन करेगा, ना मेटाबॉलिज्म होगा, कुछ नहीं। मेटाबॉलिज्म होगा बहुत कम, और जैसे ही वो वायरस हमारे शरीर के अंदर आ गया तो वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, सब करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। उस तरह से ये जो छोटे छोटे एग है, मतलब इंसेक्ट के एग है, इस समय वो मिट्टियों में पड़े हुए हैं, अकाई उकाई हो गए, और जैसे ही वो खेतों में वो लग जाएगा, पूरा कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा, उसके अनुकूल वातावरण हो जाएगा, तो अंडे में से हैच करेगा और वो निकल आएगा। इल्लियों से वो पूरा, है ना, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, है ना, कुछ लार्वा, निम्फ, एडल्ट, है ना। कुछ की 4 अवस्थाएं होती है जीवन की, किसी की 3 अवस्था लाइफ साइकिल। तो उससे जैसे ही वो एडल्ट बना तो बहुत सारे अंडे देगा, और वो अंडे जब देगा 100-200, 100-200 इल्लियाँ, फिर 100-200 से फिर 100-200, है ना, कुछ हज़ार अंडे देते, हज़ार अंडे से बहुत सारे एक साथ ही देखते हैं ना, पूरा खेत में इल्लियाँ हो जाती है। 8 दिन के अंदर पूरा के पूरा खेत में इल्लियाँ नज़र आने लगती है, और पूरा खेतों को ख़राब करने लगते हैं। देखा है कि नहीं ये आमतौर पर। तो इस समय वो रहेंगे, क्या रहेंगे, इनएक्टिव। कौन सी अवस्था में रहेंगे, इनएक्टिव अवस्था में। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए फूड नहीं है, कंडीशन उनके विपरीत है, उन जैसे उनके अनुकूल नहीं है वातावरण, है कि नहीं। तो वो सीज़न पे डिपेंड करता है। अब ये सेनेसेंस मतलब ओल्ड एज, लास्ट अवस्था। इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज ड्यूरिंग कंडीशन concomitant changes occur in the body, slowing of metabolism, it ultimately lead to death। धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होने के बाद ये जब यंग और फिर बुढ़ापे की ओर जाते जुर्रिया, और फिर आखिरी टाइम पे जाके
धीरे धीरे वो डेथ की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, सेनेसेंस और ओल्ड एज। ये ग्रोइंग एज हो गई, चाहे वो पौधे की हो गई, चाहे जंतुओं की ले लो, और आखिरी में जाके ये डेथ वाली, है ना। तो ये स्लोली ये चेंज आते हैं, इसमें रिप्रोडक्टिव फेज़ में अंतर आ जाता है। धीरे धीरे वो पे क्या है, मैच्योर होते हैं, फिर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और बुढ़ापा आने लगता है ना। इसी को सेनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। कंडीशनल चेंज होते हैं और स्लोली एकदम से फिर धीरे धीरे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में कम होने लगता है। जो भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया, एटीपी का उत्सर्जन जो बनना है, वो धीरे धीरे पहले जैसे जैसे मैच्योर होंगे, यंग होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, एनर्जी लेवल हाई रहता है। जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जाएंगे तो ये एनर्जी प्रोडक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम, और है ना, धीरे धीरे बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम होती जाती है। और एकदम आखिरी अवस्था में क्या होएगा, हम धीरे धीरे करके डेथ हो जाती है ना, क्योंकि कुछ भी फिर एक्टिव नहीं रहता शरीर में, ठीक है। In plants and animals, hormone cause transitional changes, transition between juvenile, reproductive and senescence phase. Interaction between hormones and environmental factor regulate the reproductive phase and the associated behavior expression of organism. अब जो भी, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, इनमें जो बच्चे से यंग होना, यंग से बुढ़ापे की ओर जाना, ये सारे जो परिवर्तन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन की वजह से, है ना। समय समय पे हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं, वो हार्मोन अपना अपना योगदान दे रहे हैं, और ये छोटे से यंग हो रहे हैं, मतलब मैच्योर हो रहे हैं, और फिर बुढ़ापे की हो रहे हैं। हार्मोन का जितना उनके साथ कोलैबोरेशन रहेगा, तालमेल रहेगा, उस तरह से ये समय लेंगे। हार्मोन में अगर ज़्यादा कम ज़्यादा परिवर्तन हो गया तो किसी किसी में ऐसा भी होता है कि कोई कम उम्र में ज़्यादा बूढ़ा दिखने लगता है, चिंता के कारण, खान पान में परिवर्तन के कारण, है ना। अलग तरह का केमिकल वाला खा लिया, या आजकल जो केमिकल वाला आता है इसको बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं, जैव आधारितता, है ना, इस तरह से बोलते हैं उसको, जिससे कि हम कुछ भी जो भी खा रहे हैं, चाहे वो गेहूँ हो या फल हो, जो दवाई वाला लेते हैं उनमें पॉइजन की मात्रा आ रही है और हमारे शरीर में जाती है, हम खाते हैं तो कुछ मात्रा शरीर में इकट्ठा होती जा रही है, तो जिसके कारण हमारी बीमारियों से लड़ने वाली क्षमता कम होती जा रही है। तो वो कुछ ना कुछ करके ये हमारे हार्मोन लेवल को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो उसमें भी उसकी वजह से भी हार्मोन लेवल डिस्टर्ब, तो ये इसकी वृद्धि, और ये चाहे वो जुवेनाइल फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, सेनेसेंट फेज हो गया, इनको भी ये प्रभावित करते हैं। हार्मोन लेवल डिस्टर्ब तो ये डिस्टर्ब। कुछ एक दो चीज़ें बहुत फेमस है, सिंजो आवे घाटी, पाकिस्तान में है, कहाँ वो घाटी, वहाँ पे लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में इतना अच्छा है कि वहाँ जो खाते पीते हैं, वहाँ लोग 150-150 साल आराम से जी जाते हैं। वो 70-70 साल के, 80-80 साल के लोग हमारी तरह यंग लगते हैं। ऐसे ही लोग, वो एक बार बताया कि सामने आया कि ऐसा ही वो व्यक्ति एक पासपोर्ट बना के किसी दूसरे देश गया, तब वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में जब उसको चेक किया, तुम्हारी उम्र कितनी है, 70 साल, चेहरा दिख रहा है, अरे तुम तो 70 के लग ही नहीं रहे हो। तब ये चीज़ें सामने आई, उस पर खोज हुआ, तब उसके बारे में जानकारी हुई। उनकी घाटी में, उन वैली में वही लोग रहते, ना बाहरी लोगों को अंदर आने देते, ना वो, जैसे कुछ बोलते हैं ट्राइबल आदिवासी लोग, बाहरी लोग जंगल को काटेंगे या वहाँ जाएंगे घुसेंगे तो उसका विरोध करते थे, है ना। अब तो कम हो गया, जैसे कि अंडमान निकोबार है, मालदीव, वहाँ पे भी कुछ क्षेत्र है ट्राइबल का, 50 किलोमीटर क्षेत्र, वो बाहरी लोगों का विरोध करते हो, आज भी तीर कमान से तैयार हैं, उनको नई जीना है, नई मॉडर्न लाइफ, है ना। तो उस तरह का वो सिंजो आवे जो घाटी बोलते, सिंजो आवे नहीं, शायद यही है या कुछ और नाम है उसका वैली का, तो वहाँ पे रहते हैं वो। सिंजो आवे तो किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम है जापान के, वो कोई वैली है ना, घाटी है पाकिस्तान में। वहाँ पे लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा है, 150-150 साल तक आराम से जीते हुए, है ना। तो ये वो हार्मोन के लेवल की वजह से, अगर खान पान जो भी हम खाते पीते वो अगर अच्छा है, हेल्दी है, उसमें कोई पॉइजन या कुछ मिक्स नहीं है ये चीज़ें, तो वो हमारे हेल्थ को अच्छी दिशा में ले जाएगा। अगर ये पॉइजन वाला है तो वो हमारी डायरेक्शन या हेल्थ को अलग तरह से प्रभावित करेगा, है ना। तो ये हार्मोन के साथ तालमेल करके ये जुवेनाइल फेज़ आती है, रिप्रोडक्टिव फेज़ आती है, और ये बुढ़ापा आता है, ठीक है। Interaction between hormone and environmental factor regulate the reproductive process and the associated behavior expression of happiness. हाँ, कहाँ जाना है? 10-12 स्लाइड और थी, चलो अब जाओ।
इसी के साथ आगे चलते हैं। ये रिप्रोडक्शन में इवेंट स्टेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, दूसरा होगा गैमेट ट्रांसफ़र, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 स्टेप में डेवलपमेंट देखेंगे हम रिप्रोडक्शन का। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, गैमेटोजेनेसिस, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा, है ना, मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल है तो oogenesis, है ना। इसके बाद जब ये गैमेट बन गए तो गैमेट का ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद गैमेट का ट्रांसफ़र के बाद फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट देखने को मिलेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में देखेंगे फर्स्ट द इवेंट prior टू द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दे इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। हमने अभी पढ़ा था ये प्री फर्टिलाइजेशन में 2 अवस्थाएं होंगी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। It is the formation of male and female gametes. Gamete haploid cells are 2 types, homogametes, isogametes, और दूसरा होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स बोथ आर सेम। हेट्रोगैमेट्स मतलब दोनों गैमेट या तो एक बड़ा होगा या दूसरा छोटा रहेगा साइज में। Homogametes, isogametes, similar gametes, they cannot categorize into male and female category gametes. जनरली ये क्या रहेगा, मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स सेम रहेंगे देखने में, तो इसमें क्या देखकर ऐसा नहीं पता चल पाएगा कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि दोनों सिमिलर साइज, सिमिलर शेप। कुछ एल्गी में ये देखा जाता है, देखा जा सकता है, जैसे क्लेडोफोरा हो गया, क्लेडोफोरा एल्गी, ये पहला नंबर में। इनमें देखने से नहीं पता चल पा रहा है कौन सा मेल है या कौन सा फीमेल गैमेट्स है। हेट्रोगैमेट्स, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिस्टिंक्ट टाइप्स। मेल गैमेट्स इज कॉल्ड unauthorized sperm and female gametes is called egg ovum. Fucus and alga, human beings. अब फीमेल हेट्रोगैमेट्स से इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, अलग अलग शेप साइज के होंगे, जैसे फ्यूकस में बी नंबर का, और हेट्रोगैमेट्स इन होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में देखेंगे एग और स्पर्म दोनों का शेप साइज अलग अलग है, इसको आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट्स हिबिस्कस पाइसम, इन फ्लावरिंग प्लांट मेल फ्लावर इज स्टामिनेट bear stamen and female flower is pistillate, bear pistil. And if male and female flower are present on same plant, it is called monoecious, cucurbits and coconut. Bisexual animals, hermaphrodite, earthworm, leech, sponge, tapeworm. बाइसेक्सुअल में क्या, मेल और फीमेल जो स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो एक ही जीव के शरीर पे मौजूद होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, है ना। तो उसमें ये दोनों चीज़ मिलेंगे, उसको हम उस जीव को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, है ना। अब बाइसेक्सुअल प्लांट्स देखने को मिलेगा, वो हिबिस्कस और पाइसम है। इनमें फ्लावरिंग प्लांट में मेल फ्लावर जो रहेगा फूल, उसमें स्टामिनेट रहेगा, जिसमें स्टामिन रहेंगे, इसमें पोलन ग्रेन वगैरह मौजूद होते हैं। फीमेल फ्लावर रहेगा, उसमें पिस्टिल रहेगा, इसमें पिस्टिल्स रहेंगे, जिसमें स्टिग्मा, ओवरी वगैरह रहेगा, ओवियोल्स। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड मोनोसियस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर मौजूद होते हैं, उसको मोनोसियस बोलेंगे। जैसे कुकुरबिट हो गया और कोकोनट, इसमें इसको हम मोनोसियस बोलेंगे। बाइसेक्सुअल एनिमल हर्माफ्रोडाइट, जिसमें एक ही जीव में दोनों चीज़ रहेंगे, दोनों पार्ट रहेंगे, मेल और फीमेल। जैसे अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, स्पंज हो गया, टेपवर्म, इसमें एक ही जीव के शरीर में मेल और फीमेल दोनों भाग मौजूद रहते हैं। यूनिसेक्सुअल, इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स।
मेल रिप्रोडक्टिव भाग जिस जीव में रहेगा वो अलग होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिस जीव में रहेगा वो अलग होगा। दोनों ही अलग अलग जीवों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग प्रेजेंट होंगे। If male and female flower are present on different plants, it is called dioecious. मेल और फीमेल भाग जो अलग अलग पौधों में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायोसियस प्लांट्स। जैसे पपाया हो गया और डेट पाम हो गया, डेट पाम और पपाया ये क्या होंगे, डायोसियस। इसमें मेल भाग वाला पपाया अलग रहेगा और फीमेल भाग वाला पपाया अलग होगा। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, कॉकरोच हो गया, हाइयर एनिमल्स हो गए, जितने भी होगा इनमें मेल भाग अलग रहेगा, फीमेल अलग, मेल कॉकरोच अलग, फीमेल कॉकरोच अलग। फंजाई मे बी होमोथैलिक, बाइसेक्सुअल और हेट्रोथैलिक यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही जीव में दोनों भाग भी रहेंगे और एक जीव में एक ही भाग भी मिलेगा। ये दोनों तरह का फंजाई देखने को मिल जाएगा। Cell division during gamete formation. Many monerans, fungi, algae and bryophytes have haploid parental body. They produce haploid gametes by mitosis. जो भी मोनेरन्स हैं, फंजाई है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, इनमें हैप्लॉइड गेमिट बनता है ना। हैप्लॉइड एक्स एक क्रोमोसोम वाला, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नहीं रहेगा, एक क्रोमोसोम रहेगा इसमें, तो हैप्लॉइड बोलेंगे इसको। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमिट किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। Pteridophytes, gymnosperm, angiosperm and animals have diploid parental body. They produce haploid gamete by meiosis of myocytes. myocytes से की मियोसिट के द्वारा इनमें हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। ठीक है। अब ये अलग अलग तरह के जीव हैं, उनका नाम है, इनका जैसे ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 23 पेयर रहेंगे, टोटल क्रोमोसोम का नंबर रहेगा 46। हाउस फ्लाई में 12 क्रोमोसोम रहेंगे, 6 जोड़ी रहेंगे। रेट में 42, 21 जोड़ी है। डॉग में 78 क्रोमोसोम, 39 पेयर जोड़ी। केट में रहेगा 38 क्रोमोसोम, 19 पे जोड़ी, है ना। फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम, 4 पेयर। ऑफियोग्लोसम में 1260, 630 जोड़ी। एप्पल में 34, 17 जोड़ी। राइस में 24, 12। मेज़ में 20 क्रोमोसोम, 10 जोड़ी। पोटैटो में 48 क्रोमोसोम या मियोसाइट और 24 जोड़ी। बटरफ्लाई में 380 और 190 जोड़े। ओनियन में रहेगा 16 क्रोमोसोम और 8 जोड़ी क्रोमोसोम। तो ये संख्या हमको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये कभी भी नीट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। Male gamete need a medium to move towards female gamete for fertilization. In most organisms, male gamete is motile and the female gamete is stationary. In some fungi and algae, both types of gametes are motile. Male gamete need medium. मेल गैमीट को हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता है जिससे कि वो फीमेल गैमीट तक पहुंच सके और पहुंचने के बाद उसको फ्यूज़ करे, फर्टिलाइज करे और इसके बाद नया जीव विकसित हो ना फर्टिलाइजेशन के बाद। मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज मोटाइल। ज़्यादातर में क्या होगा, मेल गैमीट क्या होगा, मोटाइल रहेगा, गतिशील रहेगा। जैसे पानी में है तो पानी के माध्यम से वो बहाव में 2 फ्लैजिला रहेंगे, उससे तैरते हुए फीमेल गैमीट के पास जाए और उसको फ्यूज़ करे, फर्टिलाइज करके नया प्लांट बनाए। सम फंजाई एंड एल्गी बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल। कुछ फंजाई और कुछ एल्गी में क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, मोटाइल रहेंगे ताकि वो एक दूसरे के पास जाए और इसको फ्यूज़ करे और फर्टिलाइजेशन हो और इसके बाद नया जीव विकसित हो। जैसे ये स्पर्म आ गया एग के बाद और फर्टिलाइजेशन हुआ। जिस तरह से प्लांट में ये पैलन ग्रेन स्टिग्मा में आए, ये अलग अलग माध्यम से फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच रहे हैं। Gamete transfer in simple plants, algae, bryophytes and pteridophytes. Gamete transfer takes place through water medium to compensate the loss of male gamete. During transport, a large number of male gamete is produced. कुछ एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में है, इसमें गैमीट ट्रांसफ़र करते हैं वाटर के माध्यम से। वाटर मीडियम है, इसके माध्यम से ये ट्रांसफ़र होते हैं और लार्ज नंबर मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। इन सीड प्लांट्स, पोलन ग्रेन, एंथर्स,
carry male gametes and ovule carries the egg. Pollen grains are transferred to the stigma. इसमें पोलन ग्रेन क्या करेंगे, एंथर से मेल गैमीट्स क्या करेंगे, ओव्यूल में पहुंचेंगे। ये ज़्यादातर प्लांट्स में नॉर्मली देखने को मिलेगा इस तरह से। पोलन ग्रेन यहाँ से स्टिग्मा के माध्यम से ओवरी में, ओवरी के अंदर ओव्यूल में पहुंचेंगे, ये माध्यम पकड़ और फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों ये यूट्यूब पे चल रहा है क्या? यूट्यूब पे तो नहीं चल रहा है, वो तो 10-12 स्लाइड और रह गए। गैमीट ट्रांसफर, बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, पीज में जो मटर का पौधा है, एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टू ईच अदर, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज इजी। इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसियस plants, pollination help in transfer of pollen grains. Pollen grains germinate on the stigma and the pollen tube carrying male gamete reach the ovule and discharge male gamete near the egg. In dioecious animals, the fertilization help for successfully transfer and coming together of gametes. जो बाइसेक्सुअल पौधे रहेंगे, इसमें मेल फीमेल दोनों भाग रहेंगे, तो पोलन ग्रेन इसमें स्टिग्मा के थ्रू ट्रांसफ़र होगा और ओवरी में पहुंचेगा, ओव्यूल के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। और जिसमें क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट रहते हैं, इसमें पोलन ग्रेन गिरेगा, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा ना, ये इसके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा और वहाँ जाके ओव्यूल में पहुँचेगा ओवरी के माध्यम से, और वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और ये सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन गिरेगा और ओवरी के माध्यम से ओव्यूल में पहुंचेगा। इन डायोसियस एनिमल द फर्टिलाइजेशन हेल्प फॉर द सक्सेसफुली ट्रांसफर एंड कमिंग टू अदर टुगेदर ऑफ गैमेट्स। डायोसियस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हेल्प सक्सेसफुली, डायोसियस में अलग अलग फ्लावर में इस तरह से पोलन ग्रेन पहुँचेगा, चाहे वो बटरफ्लाई के माध्यम से, चाहे चिड़िया के माध्यम से, या अलग अलग चींटी के माध्यम से, ये मधुमक्खी के माध्यम से ये पोलन ग्रेन यहाँ एंथर से लेके दूसरे स्टिग्मा पे पहुँचेगा और फिर ये फर्टिलाइजेशन होगा। ये अलग अलग माध्यमों का उपयोग करके ये गैमीट को पहुँचाते हैं, पोलन ग्रेन को पहुँचाते हैं और फर्टिलाइजेशन को पूरा करते हैं। वहीं अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन जाइगोट, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमीट टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट। इसमें एक ये हैप्लॉइड गैमीट है, ये एक हैप्लॉइड गैमीट है, ये फर्टिलाइजेशन करेगा स्पर्म्स को और क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड। ये हैप्लॉइड दोनों क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड हो जाएंगे। डिप्लॉयड बन गया, जाइगोट बन गया, जो जाइगोट बना वो क्या होगा, डिप्लॉयड। इन रोटिफर हनी बी सम लिजार्ड बर्ड टर्की फीमेल गैमीट, रोटिफर हनी बी और सम लिजार्ड और कुछ बर्ड्स जिसका नाम है टर्की। ये एग्जाम्पल याद रखने लायक है। ये क्या है, फीमेल गैमीट डेवलप टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इनमें फीमेल गैमीट क्या होगा, कोई भी फर्टिलाइजेशन के बगैर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि डिप्लॉयड भी फीमेल भी है, इसमें मियोसिस होगा और इसमें ये गैमीट है, हैप्लॉइड हो गया और ये हैप्लॉइड होके मेल अलग बन गया, फीमेल अलग बन जाएगा, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। मगर बगैर फर्टिलाइजेशन के कोई एनिमल या जीव का बनना है, उत्पत्ति हो रही है, तो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। डिप्लॉयड फीमेल भी, मियोसिस हुआ इसमें, फिर अलग अलग गैमीट, हैप्लॉइड मेल भी, स्पर्म आए और ये फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको डिप्लॉयड फीमेल भी बोलेंगे। अब ये टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, syngamy occurs in the external medium. Water, zygote is formed outside the body. Most aquatic organisms, many algae, bony fishes and amphibians. Some such organisms show synchromy between the sexes and release large number of gametes into the surrounding medium to ensure syngamy. Disadvantage: the offspring are extremely vulnerable to predators, treating their survival up to adulthood.
इसमें क्या है कि ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें गैमीट ट्रांसफ़र डायरेक्ट एक जीव से दूसरे जीव की बॉडी में ट्रांसफ़र ना होके सीधा वाटर में इस तरह से कोई माध्यम में, जैसे ज़्यादातर जैसे मेंढक हो गया, फिश हो गया, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट एक साथ वाटर में रिलीज़ कर देंगे और वो फीमेल गैमीट फ्यूज़ होके फर्टिलाइजेशन करेगा और नया फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिनगेमी बनेगी और नया जीव बनेगा। ये शरीर के बाहर होता है ये चीज़ें, इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका डिसएडवांटेज मतलब नुकसान ये है कि इसमें बहुत सारे ये जायगोट बन गए तो बहुत सारे छोटी बड़ी मछलियाँ इन अंडों को एग को खा लेते हैं, या दूसरे जीव जिसको हैं बहुत सारे जीव पाए जाते हैं पानी में, वो इन एग को खा लेंगे, जिससे इनकी संख्या भी या इनका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। अब आ गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। या सिनगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, एनिमल, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये जो भी जीव हैं, इतने पौधे और जंतुओं के जो एग्जाम्पल दिए हैं, इन सब में क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब गैमीट इसमें मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। In this, non-motile egg is formed inside the female body to where motile male gametes reaches a fuses. In seed plants, the non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tube. इन प्लांट में क्या होगा, नॉन मोटाइल मेल गैमीट आर कैरिड टू फीमेल गैमीट बाय पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब के थ्रू जो प्लांट में जो नॉन मोटाइल है, जो गतिशील नहीं कर सकता, वो पराग से हवा के माध्यम के द्वारा, चींटी के माध्यम के द्वारा, बटरफ्लाई के, हनी बी के माध्यम के द्वारा ये स्टिग्मा पे पहुँचते हैं और स्टिग्मा से ओवरी और ओवरी से ओव्यूल में पहुँच के फिर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये इस तरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस बट द नंबर ऑफ एग इज़ वेरी लो। इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस हो गए, लेकिन जो एग होगा वो बहुत कम उनमें देखने को मिलेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एग का नंबर और स्पर्म का मेल और फीमेल दोनों गैमीट का नंबर बराबर ही होता है लगभग, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग का नंबर कम होगा और स्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। जाइगोट, development of zygote depend on the types of the life cycle of the organism and the nature of environment. In fungi and algae, zygote develop a thick cell wall that is resistant to desiccation and damage. It undergoes a period of rest before germination. जाइगोट का डेवलपमेंट होगा अलग अलग साइकिल और अलग अलग अवस्थाओं में, पहले 1 से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 8 सेल, 32 सेल, इससे मोरुला ब्लास्टुला, इन अवस्थाओं से गुजरते हुए इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट पाया जाएगा। इसके बाद एम्ब्रियो बनता है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों। In organisms with haplontic life cycle, zygote divide by meiosis into haploid spores. कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, एक ही सेल से हैप्लॉइड फॉर्म में लाइफ साइकिल होगा। जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस, जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल, है ना, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, वो फिर ग्रो करेंगे, हैप्लॉइड इंडिविजुअल में बन जाएंगे, वृद्धि करके हैप्लॉइड इंडिविजुअल में विकसित हो जाएंगे। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज ए जाइगोट। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, बिगिन लाइफ स्पेन एज ए जाइगोट। जाइगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। जाइगोट की क्या है, एक वाइटल लिंक होता है, इससे ऑर्गेनिज्म से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करें। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिए हैं। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, किस तरह से एम्ब्रियो का विकसित होता है, डेवलपमेंट होता है। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन।
एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है इसके बाद वो किस में बन जाता है, जाइगोट में, है ना। जाइगोट के विकसित होने के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से बच्चा बर्थ होता है और धीरे धीरे फिर मैच्योर बनता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हुआ, जाइगोट फिर से 2 से 4, 4 से 8 सेल में विकसित होगा, है ना। और उसमें इस तरह से सेल डिफ्रेंशिएशन आएगा। सेल डिवीज़न इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द एम्ब्रियो। सेल डिवीज़न में नंबर ऑफ सेल्स इन द एम्ब्रियो। सेल डिवीज़न से बहुत सारे सेल बनेंगे, जैसे इसमें साफ साफ दिख रहा है, 1 सेल, 2 सेल वाली कोशिका, 4 सेल वाली कोशिका है और 4 से 8 सेल, 8 से 32, है ना। तो इसको जाइगोट, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज बोलेंगे, फिर 72 आवर्स मोरुला अवस्था बोलेंगे, फिर ब्लास्टोसिस सेल। इस तरह से सेल डिफ्रेंशिएशन होगा। प्लांट होगा तो प्लांट में इस तरह से डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, 2 सेल और फिर इस तरह से बेसल बॉडी, सुपर सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियो, फिर कॉटिलिडेंस डेवलप हो जाएगा, प्लूम्यूल डेवलप हो जाएगा, ये जो दिख रहा है। इस तरह से फिर एक एम्ब्रियो बन जाएगा। Embryogenesis based on place of zygote development, animals are 2 types, oviparous और baviparous। डेवलपमेंट के आधार पे हमने एम्ब्रियो को 2 तरह से बांटा है, एक ओविपेरस और बीवीपेरस में। ओविपेरस जो बच्चे देते हैं, बीवीपेरस ओविपेरस जो अंडे देते हैं, बीवीपेरस जो बच्चे देते हैं। जैसे ये सीधा एग्जांपल देख के ही लग रहा है कि ये ओविपेरस है, अंडे देने वाले। Here animal lay fertilized unfertilized egg, मतलब फर्टिलाइज एग भी दे सकता है और अनफर्टिलाइज एग भी देगा। इन रेप्टाइल्स बर्ड्स फर्टिलाइज एग्स कवर्ड बाय द हार्ड कैलकेरियस सेल। इसमें जो हार्ड कवरिंग रहेगा वो कैलकेरियस या कैल्शियम से बनी हुई कवर्ड रहेगा। आर लेड इन सेफ प्लेस आफ्टर इंक्यूबेशन, यंग वंस हैच आउट। सेफ प्लेस पे देगा, इसकी सुरक्षा करेगा मदर, है ना। कहीं कहीं पेरेंटल केयर जो देखने को मिलेगी और फिर यहाँ से जो है इंक्यूबेशन पीरियड हो गया तो यहाँ से हैचिंग आउट हो जाएगा और बच्चा निकल आएगा अंडे से। वहीं बीवीपेरस देखेंगे तो यहाँ पे ओविपेरस में अंडे दे रहे थे और यहाँ पे बीवीपेरस में बच्चे देंगे। Here the zygote develop into a young ones inside the female body. Later the young ones are delivered out of the body. Most of animals, because of proper care and protection, the chance of survival of young ones are greater in viviparous animals। यहाँ पे विविपेरस में बच्चा का डेवलपमेंट शरीर के अंदर ही होगा और जब वो देगा डेवलपमेंट, जब शरीर के बाहर आएगा तो वो विकसित होकर आएगा और इसकी सर्वाइबिलिटी और मतलब जीवित रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू ओविपेरस एनिमल। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले ही, जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तब हम अगला चैप्टर का बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उनके बारे में हमने